नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगर। तो आज मैं आपके लिए फिर से हिस्ट्री का चैप्टर 4 लेके आई हूँ। यानी हम एनसीईआरटी की बुकें पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4 है। ज्योग्राफी की बुक हमने पूरी कंप्लीट पढ़ ली है। पेपर फर्स्ट के लिए भी हमने एनसीईआरटी बुक्स सारी पढ़ ली हैं। तो अब हमारी हिस्ट्री की बुक चल रही है और हिस्ट्री की बुक जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद हम पॉलिटी की बुक को कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक आपका पेपर है 21 तारीख को, तो तब तक मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूंगी। और आज से आपको एनसीईआरटी की क्लासों के साथ साथ प्रैक्टिस भी मिलेगा। आपको एसएसटी पेपर 2 का प्रैक्टिस भी मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस लगाना भी बहुत ज़रूरी है। समय आपके पास बहुत कम है और इस कम समय में आप एक बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हो, इस पर आपको कल वीडियो मिल जाएगी। और ज़्यादातर मैं अपनी वीडियो को शाम को 6 से 8 बजे के बीच अपलोड करती हूँ। तो आप इस समय मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो मिल ही रही है। और साथ ही साथ अब आपको एसएसटी का प्रैक्टिस भी मिलना शुरू हो जाएगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर तैयारी में कैसे बदलें, इस पर भी आपको कल वीडियो मिल जाएगी। और मैंने आपको हिंदी के, सीडीपी के, ईवीएस के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको लगवा रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें अवश्य देखें। और किस तरीके से तैयारी करनी है इस पर वीडियो हम कल देंगे। और आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। तो चलो, हमको सिर्फ चैप्टर पढ़ना है, तो इस चैप्टर को हम अपना कंप्लीट करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, जितना आपका चैप्टर है सिर्फ उतना ही समय लूँगी। लेकिन आप चैप्टर पूरा पढ़ें, वीडियो में धैर्य के साथ पढ़ें, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। पुस्तकालय में मेरी, आपके चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यानी किताबों और कब्रों से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कहीं रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगा है। और आपका ये इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ से, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। और यहाँ से आपको क्या है, नोट्स भी बनाने हैं इस तरीके से। आगे चलते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। यानी वेदों की संख्या कितनी है, हमारे वेदों की संख्या 4 है। और ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, ठीक है। तो वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद ये हमारा सबसे पुराना वेद है, ठीक है। और ये अथर्ववेद ये हमारा सबसे नया वेद है। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आपके यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। और सबसे पुराने वेद के साथ साथ आपका जो ऋग्वेद है इसमें किसकी, यानी इसमें क्या कहा गया है, यानी इसमें सूक्त हैं आपके। सोमवेद है, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका संगीत से संबंधित है। और इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से हैं वो आपके, अग्नि है, इंद्र है, सोम है, ठीक है। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है,
तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये थोड़ी मतलब उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। यानी हम जो स्कूलों में संस्कृत पढ़ते हैं उससे ये संस्कृत थोड़ी भिन्न होती है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी यानी भारत और यूरोपी इन दोनों को मिला के जो भाषा बनती है उसे हम कहते हैं भारोपी। भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। यानी इस आपकी भारोपी भाषा परिवार में ये सारी भाषाएं आती हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र ये संस्कृत का शब्द है, माँ हिंदी का है और मदर अंग्रेजी का है। और शब्द को देखो, यानी ये सभी जो शब्द हैं इन सबका एक ही अर्थ है और ये बोलने में, देख पढ़ने में, लिखने में भी थोड़ा थोड़ा एक जैसे ही हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं और इनसे आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। यानी ऋग्वेद को मुश्किल से 200 साल पहले छापा गया है। ठीक है, इससे पहले क्या था कि इसको सिर्फ एक दूसरे से उच्चारण के द्वारा यानी श्रवण के द्वारा और मतलब सुन के और उच्चारण के द्वारा इसको कंठस्थ कर लेते थे। ठीक है, इस तरीके से ये सबको कंठस्थ था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा भी लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, यानी ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। यानी ये भी पांडुलिपियों में लिखे जाते थे और पांडुलिपियों के बारे में हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है और ये विश्वामित्र और नदियों के बीच संवाद है। ये हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। यानी ये जो जानवरों की आहुति है यानी बलि प्रथा भी प्रचलित थी। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा, यानी एक आपको पुरोहित मिलेंगे और दूसरे आपको राजा, और दोनों का काम के आधार पर वर्गीकरण था।
ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 पे विस्तार से पढ़ोगे। यानी ये जन और विस ये जनता के और समुदाय के लिए प्रयोग किए जाते थे। ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विस, भरत जन या विस, यदु जन या विस जैसे कहीं उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। यानी दास प्रथा भी ये ऋग्वेद के समय में मिलती थी। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगहों पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यानी ये प्रथा कहाँ कहाँ प्रचलित थी आपकी? ये दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, ठीक है, और कुछ महापाषाण आपके अंदर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। देखो ये इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए चित्र में एक पोर्ट हॉल है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था, और इसे आप देखोगे आगे। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये आपका लोहे का सामान है। और बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार, और ये देखो, और ये आपकी कटार है। आगे पढ़ते हैं हम। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो, यानी आपको ब्रह्मगिरी देखना है मानचित्र में। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। यानी एक तरीके का ये चिन्ह लगा देते थे कि जिससे पता चले कि ये हमारी कब्र है, और आज भी ऐसा होता है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 13, इनाम गांव को खोजो। ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास ही रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, यानी कंकालों के अध्ययनों से हमें क्या पता चलता है?
छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। यानी पहले जमाने में क्या था कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे स्त्रियों की तरह। अब तो स्त्रियां भी बहुत कम पहनने लगी हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहद तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। यानी ये समझ है ये किस पर? आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। यानी ये जो चरक वैद्य थे ये कितने साल पहले हुए थे? ये लगभग 2000 साल पहले। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों के से काफी ज्यादा है। यानी आधुनिक हम विज्ञान में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां मानी जाती हैं? 206 मानी जाती हैं, लेकिन ये चरक थे ये 360 हड्डियां मानते थे। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर ये संख्या बताई थी। ऐसा मानना है कि इन्होंने दांतों की भी गिनती इसमें कर दी है, और जो हड्डियों के जोड़ होते हैं कार्टिलेज उनको भी इन्होंने इसमें जोड़ लिया था, शायद ऐसा हो। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। और यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी है कि इनाम गांव में कौन कौन सा अनाज आपको मतलब मिला वहाँ। तो इसमें आपको ये सारे अनाज याद रखने हैं। कहीं जानवरों की हड्डियां मिली हैं, कहीं हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसवरियां एकत्रित की जाती थी। यानी इस तरीके के ये सारे फल भी यहाँ क्या किए जाते थे? इकट्ठे किए जाते थे। अब है अन्य यंत्र। एटलस में चीन को देखो। यानी अब हम अपने भारत के अलावा दूसरी जगहों से भी इन्हें हम पढ़ते हैं। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि ये मान्यता थी कि भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होंगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये हड्डियों पर मतलब एक खुदाई करके फिर उनको आग में डाल देते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। यानी ये लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। और यहाँ से आपका मेन प्रश्न बनता भी है, तो ये किसका प्रयोग करते थे? ये कांसे के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ये आपके उपयोगी शब्द हैं, जैसे आपका वेद है, प्रार्थना है, भाषा है, रथ है, यज्ञ है, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। यानी इन उपयोगी शब्दों से क्या है कि आपके प्रश्न बनते हैं, आपको वेदों से, प्रार्थना से, रथ से, ठीक है। और ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, और ये मैं हर बार आपको बताती हूँ चैप्टर के अंत में। वेदों की रचना का लगभग कितनी साल है? लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। और चरक लगभग 2000 साल पहले, ठीक है। और ये जो आपकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं ये आपके एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, और ये आप इन्हें मिला सकते हो। तो आज का चैप्टर इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगली वीडियो के साथ। और तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।